दोस्तों, एक कहावत है कि पुलिस का हाथ बहुत लंबा होता है, लेकिन सिर्फ ये कहावत ही नहीं बल्कि हकीकत है। अपराधी चाहे कितनी भी शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम दे दे, लेकिन पुलिस अगर अपने आप पर उतर जाए तो फिर वो गड़े मुर्दे भी खोद निकालती है। दोस्तों, इस दुनिया का चाहे कोई भी माता पिता हो, अपने बच्चों से बेपनाह प्यार मोहब्बत करता है। अगर उनके बच्चों को थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो माता पिता अपनी परेशानियों को भूलकर अपने बच्चों की तमाम ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जब जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो कुछ ऐसे ऐसे फैसले कर लेते हैं जिसकी वजह से उनके माता पिता का समाज में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाते हैं। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से एक सीधा साधा लड़का हमेशा के लिए इस दुनिया से गुजर जाता है। लेकिन जब इसकी असलियत लोगों को पता चलती है तो हर कोई यही कहता है कि भगवान ऐसी बेटी किसी माता पिता को न दे। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची कहानी है उत्तराखंड प्रदेश के हरिद्वार ज़िले की। और हरिद्वार ज़िले का एक थाना लगता है लक्सर, और लक्सर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव लगता है डाढेन। और इसी गांव का रहने वाला है सेठपाल, जिसकी उम्र है लगभग 56 साल के आसपास। सेठपाल की पत्नी का नाम है सुमन, जिसकी उम्र है लगभग 52 साल के आसपास। सेठपाल और सुमन के कुल 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटा और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम है कुलदीप, दूसरा बेटा है पंकज और तीसरा बेटा है आकाश, और सबसे छोटी बेटी है गीता। कुलदीप, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास। कुलदीप अपने पिता के साथ खेती किसानी का काम करता है। सेठपाल अपने पूरे परिवार के साथ काफ़ी खुशहाल तरीके से ज़िंदगी जीता है। ये बात है 6 फरवरी 2023 की रात के लगभग 9 बजे के आसपास। कुलदीप का पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और सो जाता है। लेकिन 7 फरवरी की सुबह सेठपाल का दूसरा बेटा पंकज सोकर उठता है तो देखता है कि घर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल घर के सभी सदस्य अभी भी काफ़ी गहरी नींद में सो रहे हैं। पंकज जब सेठपाल के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसका पिता भी काफ़ी गहरी नींद में सो रहा है। पंकज किसी तरह अपने पिता को जगाता है। सेठपाल उठता तो है, लेकिन अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और पंकज से कहता है कि मेरा सर बहुत ज़ोर से दर्द कर रहा है, क्या तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ला सकते हो। पंकज चाय बनवाने के लिए अपनी माँ सुमन के कमरे में जाता है, लेकिन सुमन के कमरे में जब पहुँचता है तो देखता है कि उस कमरे में उसकी माँ सुमन, छोटा भाई आकाश और उसकी बहन गीता भी काफ़ी गहरी नींद में सो रहे हैं। पंकज जब इन तीनों को जगाने का प्रयास करता है तो इन तीनों में कोई भी जागता ही नहीं है। पंकज अपनी कोशिश करता है, जब कोई नहीं जागता है तो पंकज अपने बड़े भाई कुलदीप को जगाने के लिए उसके कमरे में जाता है, लेकिन देखता है कि कुलदीप अपने कमरे में मौजूद ही नहीं है। पंकज चाय बना कर लाता है और सेठपाल को देता है। उसके बाद सेठपाल और पंकज अपने घर वालों को जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब कोई भी जागने के लिए तैयार ही नहीं होता है तो सेठपाल को काफ़ी अजीब सा लगता है। इसलिए सेठपाल इस बात की जानकारी अपने आसपास के लोगों को देता है। उसके पड़ोसियों को जैसे ही पता चलता है तो कुछ लोग सेठपाल के घर आते हैं। सेठपाल के घर वालों के हालत जब देखते हैं तो सब के सब एक ही बात कहने लगते हैं कि शायद इन लोगों ने रात के खाने में कोई नशीला पदार्थ खा लिया है, जिसकी वजह से सबकी ऐसी हालत हो गई है। इन सब को तुरंत ही किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा। सेठपाल और पंकज तीनों को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं। लगभग 2 दिन का समय गुजर जाता है। 2 दिन के बाद सब के सब होश में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही पूरा परिवार होश में आ जाता है तो सेठपाल अपने बड़े बेटे कुलदीप की तलाश करना शुरू कर देता है, लेकिन कुलदीप का कहीं कुछ भी पता नहीं चलता है। जब कुलदीप का कहीं कुछ पता नहीं चलता है तो आखिरकार सेठपाल 10 फरवरी 2023 को नज़दीकी थाने में जाता है और अपने बड़े बेटे कुलदीप की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है, और साथ ही साथ पुलिस वालों से कहता है कि साहब, 6 फरवरी की रात को किसी ने मेरे घर वालों को कोई नशीला पदार्थ खिला दिया था।
जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार काफ़ी गहरी नींद में सो गया था। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन पुलिस वालों को लगता है कि शायद कुलदीप ही अपने घर वालों को खाने में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया है और घर छोड़कर कहीं भाग गया है। इसके बाद पुलिस कुलदीप की हर जगह पर तलाश करने की कोशिश करती है। पुलिस भी काफ़ी प्रयास करती है, लेकिन इसके बावजूद भी कुलदीप का कहीं कुछ भी पता नहीं चलता है। देखते ही देखते लगभग 4 सप्ताह का समय गुजर जाता है। इसलिए पुलिस को लगता है कि शायद कुलदीप किसी लड़की के साथ कहीं भाग गया होगा। इसलिए कुलदीप के बारे में पूछताछ करने के लिए उसके घर जाती है और सेठपाल के पड़ोसियों से कुलदीप के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन उसके पड़ोसी सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि साहब, कुलदीप काफ़ी सीधा साधा और अपने काम से काम रखने वाला लड़का है। उसका किसी भी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं है। इसके बावजूद भी पुलिस पड़ोसियों की बातों पर भरोसा नहीं करती है। इसके बाद पुलिस कुलदीप के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाती है और उसका कॉल डिटेल निकालती है। पुलिस जब कॉल डिटेल को चेक करती है तो उससे साफ साफ पता चल जाता है कि कुलदीप किसी लड़की से कोई बात नहीं करता है, क्योंकि कॉल डिटेल में पुलिस को कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता है जिस पर कुलदीप लंबे समय तक बातचीत करता हो। पुलिस भी सोचने लगती है कि आखिरकार कुलदीप कहाँ लापता हो गया है। इसके बाद पुलिस भी कुलदीप का पता लगाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है। पुलिस एक बार फिर से कुलदीप के गांव जाती है और सेठपाल के पड़ोसियों से सेठपाल के पूरे परिवार वालों के बारे में पूछताछ करती है। तभी एक लड़का पुलिस वालों से कहता है कि साहब, सेठपाल की बेटी गीता का उसके ही पड़ोस में रहने वाले एक लड़के राहुल के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। राहुल जो कि सिर्फ शादीशुदा ही नहीं है बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं। राहुल जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास। राहुल की पत्नी का नाम है मोनिका, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास। वो लड़का जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस तुरंत ही राहुल के फ़ोन की कॉल डिटेल निकालती है। राहुल की कॉल डिटेल चेक करती है तो उसमें एकदम साफ पता चल जाता है कि वाकई में राहुल का कुलदीप की बहन गीता के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, क्योंकि गीता पिछले कई महीनों से राहुल से लगातार लंबी बातचीत करती आ रही है। पुलिस इसी जानकारी के आधार पर राहुल को अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है और राहुल से कुलदीप के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। शुरुआत में राहुल कहता है कि साहब, मुझे कुलदीप के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इतना सुनते ही पुलिस वाले राहुल को 3-4 तमाचा मार देते हैं और राहुल से काफ़ी सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। जैसे ही पुलिस अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है तो राहुल मजबूर होकर सारी सच्चाई पुलिस को बता देता है। राहुल पुलिस वालों को बताता है कि साहब, कुलदीप की हत्या कर दिया गया है। लेकिन राहुल जब कुलदीप की हत्या की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, जब इसकी असलियत कुलदीप के घर वालों और आस पड़ोस के लोगों को पता चलती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है कुलदीप की हत्या से ठीक 10 महीने पहले। गीता जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो राहुल गीता की खूबसूरती को देखकर उसका दीवाना हो जाता है। गीता जो दिखने में भी बेइंतहा खूबसूरत है। गीता से प्रेम प्रसंग करने के लिए राहुल अक्सर उसके आसपास का चक्कर लगाना शुरू कर देता है। दरअसल कुलदीप रिश्ते में राहुल का चचेरा भाई लगता है, इसलिए राहुल का कुलदीप के घर आना जाना भी होता रहता है। राहुल जब भी कुलदीप के घर जाता है तो गीता की तरफ काफ़ी अजीब नज़रों से देखता है, जिसे देखकर गीता को भी समझते हुए देर नहीं लगती है कि राहुल उसको पसंद करने लगा है। गीता भी कहीं ना कहीं राहुल को पसंद करने लगी थी। आखिरकार ना चाहते हुए भी गीता और राहुल के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है तो दोनों एक दूसरे से अकेले में मुलाकात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन राहुल गीता से मुलाकात करने के लिए अक्सर रात के समय उसके घर में ही जाना शुरू कर देता है। हालांकि इन दोनों के प्रेम प्रसंग की जानकारी ना तो गीता के घर वालों को होती है और ना राहुल के घर वालों और उसकी पत्नी को होती है। जब कुछ महीने का समय गुजर जाता है, साल 2022 में दशहरे के त्यौहार पर गीता का पूरा परिवार रात के समय दशहरे का मेला देखने के लिए लक्सर में जाता है। लेकिन गीता तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर अपने घर वालों के साथ नहीं जाती है। गीता जब अपने घर में अकेले रहती है तो इस मौके का पूरा फायदा उठाती है। दरअसल रात को ही गीता
राहुल को अपने घर में ही बुला लेती है। इधर राहुल जब गीता से मुलाकात करने के लिए उसके घर में जाता है तो उसी रात को ही अचानक कुलदीप अपने घर में पहुंच जाता है। लेकिन कुलदीप जैसे ही अपने घर में पहुंचता है तो गीता और राहुल को बेहद ही आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। जैसे ही कुलदीप इस तरह का नज़ारा देखता है तो दोनों को जमकर फटकार लगाता है। साथ ही साथ राहुल को 3-4 तमाचा मार देता है और उसको अपने घर आने से साफ मना कर देता है और गीता की भी काफ़ी पिटाई करता है और उस पर नज़र रखना शुरू कर देता है। लेकिन कुलदीप यहीं पर एक गलती कर देता है कि उसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बताता है। इधर कुलदीप जब अपनी बहन के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है तो इस वजह से गीता का राहुल से मुलाकात होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि गीता राहुल से बेपनाह मोहब्बत करने लगती है और गीता राहुल के बगैर नहीं रह सकती है। गीता भी अपनी तरफ से तमाम प्रयास कर लेती है, राहुल से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती है। एक दिन काफ़ी मुश्किल से समय निकालकर राहुल से मुलाकात करती है और उससे कहती है कि कुलदीप के रहते हुए हम दोनों कभी भी मुलाकात नहीं कर पाएंगे, मेरे भाई के लिए कोई रास्ता निकालो। जैसे ही गीता इस तरह की बातें कुलदीप से कहती है तो राहुल भी गीता का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल उसी समय ही कुलदीप को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। राहुल कुलदीप को इस दुनिया से हटाने के षड्यंत्र में गीता के साथ साथ अपने एक दोस्त जिसका नाम कृष्णा है उसको भी शामिल कर लेता है। कृष्णा जो कि राहुल के गांव का ही रहने वाला है। कुलदीप को इस दुनिया से हटाने की बात कृष्णा से करता है तो कृष्णा राहुल का साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए राहुल कृष्णा को 50,000 रुपये देने का लालच दे देता है। जैसे ही 50,000 रुपये देने की बात करता है तो कृष्णा भी लालच में आ जाता है और राहुल का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसी षड्यंत्र के तहत 6 फरवरी 2023 को रात के समय गीता जब अपने घर वालों को खाना देती है तो सबके खाने में कुछ नींद की गोलियां मिला देती है, जिसे खाने के बाद गीता का पूरा परिवार काफ़ी गहरी नींद में सो जाता है। उसका पूरा परिवार जब गहरी नींद में सो जाता है तो गीता राहुल को फ़ोन करती है। लगभग 12 बजे के आसपास राहुल को अपने घर बुलाती है। राहुल जब रात के समय गीता के घर जाता है तो अपने साथ अपने दोस्त कृष्णा को भी लेकर जाता है। दोनों जब गीता के घर पहुंचते हैं तो गीता दरवाज़ा खोलकर दोनों को घर के अंदर बुला लेती है और तीनों को सीधे कुलदीप के कमरे में जाते हैं, क्योंकि उस समय गीता का पूरा परिवार काफ़ी गहरी नींद में सो रहा था। कुलदीप भी काफ़ी गहरी नींद में सो रहा था। सोते समय ही गीता कुलदीप का दोनों पैर पकड़ लेती है, कृष्णा कुलदीप के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और राहुल कुलदीप का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। जैसे ही कुलदीप की मौत हो जाती है तो राहुल और कृष्णा कुलदीप की लाश को उठाकर सीधे कृष्णा के घर जाते हैं। दरअसल दोनों ने ही अपने षड्यंत्र के तहत पहले से ही कृष्णा के घर के अंदर एक गहरा गड्ढा खोद रखा था। उसी गड्ढे में कुलदीप की लाश को डालकर दफन कर देते हैं। इधर गीता अपने षड्यंत्र के तहत अपने खाने में भी कुछ नींद की गोलियां मिलाकर खा लेती है और खुद भी सो जाती है। वाकई में जब राहुल ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस अपनी टीम के साथ कृष्णा के घर जाती है तो कृष्णा के घर के अंदर जब गड्ढा खुदवाती है तो आखिरकार उस गड्ढे से कुलदीप की लाश को बरामद कर लेती है। पुलिस सेठपाल की तहरीर पर राहुल के दोस्त कृष्णा और उसकी प्रेमिका गीता को भी अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है। लेकिन पुलिस जब इस पूरे मामले का खुलासा करती है, असलियत जब कुलदीप के आसपास के लोगों को पता चलती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई यही कहता है कि भगवान ऐसी बेटी और ऐसी बहन किसी को न दे। पुलिस इन तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके तीनों को जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताइए। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।